यस, चलिए आप पूछा भी करो कि देखो क्वेश्चन विश्चन आप बोला करिए और डिस्कस किया करिए, मतलब उससे क्या नॉलेज बढ़ेगा सबका। और आप भी रिसर्च करो, मतलब चीज़ों के ऊपर। नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप पूछिए, ठीक है। और आप दूसरे दिन भी पूछ सकते हो। तो जब तक पूछोगे नहीं, डिस्कशन नहीं करोगे, तो क्लास का कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखो ये कोई कोचिंग संस्थान तो है नहीं, ये तो क्या डिस्कशन का मंच है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा प्रयास करता हूँ, तो आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करिए और बोलिए, मतलब क्योंकि आपको बोलने का जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ना। आगे तो आपको बोलना ही है, तो बिल्कुल झिझकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मंच पे अगर आप बोलना सीख जाओगे तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी भी जॉब में, किसी भी इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल बेझिझक बोलिए, गलत सही जो भी आपसे आता है बोलिए, पर संकोच की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कोई नहीं जानता है इस मंच पे। ओके, ये वर्ड का नक्शा दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो देखिए आप, अब आपको कॉन्टिनेंट तो सबको पता ही है, इसमें कोई डाउट किसी को कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग? कॉन्टिनेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है महाद्वीप? एशिया, ये वाला, ये कौन कह रहा है यूरोप? ये ऑस्ट्रेलिया, और ये, ठीक है। तो देखो तीन रेखाएं हैं, एक तो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, इक्वेटर होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। एक, और आपकी ये इक्वेटर हो गई, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, मकर रेखा हो गई। तो आपकी देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, जो कौन कौन से महाद्वीप से होते हुए गुजरती है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओके। यूरोप से कोई रेखा नहीं गुजरती इनमें से। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, ये आपके मेक्सिको से होते हुए गुजरती है। बहामास देश है, एक द्वीप द्वीप है क्यूबा के ऊपर, उससे होके वो मेक्सिको खाड़ी से होते हुए ये अफ्रीका के इन देशों से गुजरती है। समझ आया ना? ये देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। सागर आपको पता है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ अटलांटिक, ये अटलांटिक है, पूरा अटलांटिक महासागर है, ये इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन ही है। और ये आपका आर्कटिक ओशियन है। और ये कौन सा है? दक्षिणी सागर या अंटार्कटिक सागर कहते हैं इसको, ठीक है। समझ आए? आगे बढ़े। तो ये तो है आपका साउथ अमेरिका, और ये पूरा आपका ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें कौन कौन से कंट्री है देखिए आप। इसमें सबसे बड़ा कंट्री तो कौन सा है? कनाडा, कनाडा, ठीक है, ये कनाडा है। देखो सबसे बड़ा कनाडा है, ठीक है। फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका है ना, ये देश है पूरा, ये अमेरिका, ये पूरा देखो, ये पिंक कलर में है, पूरा ये अमेरिका है, ये देखिए। ये अलास्का है, ये भी अमेरिका का ही पार्ट है। समझ आया? ये कौन सा कंट्री है? मेक्सिको। ये बताइए, आप मेक्सिको का नाम सुनते हो? मेक्सिको को मतलब किस वजह से आप अखबार में, इनमें इसका नाम सुनते रहते होंगे ना, आता रहता है ना इसका नाम, क्यों आता है बताइए? हाँ बिल्कुल करेक्ट। और ये अमेरिका और मेक्सिको की बॉर्डर पे, जो मेक्सिको से लोग अमेरिका की तरफ प्रवास करते हैं, यहाँ तस्करी काफ़ी होती है ना नशे की। मेक्सिको काफ़ी फेमस है ना नशे की तस्करी के लिए। आपने
पड़ा हो। कई बार ये क्या बड़ी बड़ी गैंग है मतलब सक्रिय नशे के लिए, तो उस कारण ये काफ़ी सक्रिय मतलब काफ़ी चर्चा में रहता है। और तूफान कौन से आते हैं बताइए, मेक्सिको की खाड़ी में जो तूफान इधर इसी इलाके में आते हैं मेनली, वो मेक्सिको की खाड़ी वाले कौन से तूफान आते हैं बताओ? साइक्लोन, मतलब वो साइक्लोन क्या नाम है वो इधर, टार्नेडो आते हैं ना, हरिकेन टार्नेडो इसी इलाके में तो आते हैं, टार्नेडो हरिकेन इधर। नाम नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, टार्नेडो का नाम तो सुना ही होगा। वो छोटे छोटे रहते हैं पर वो इतना तेज गति से चलते हैं, उनके साथ गाड़ियाँ उड़ जाती है, कई बार देखोगे आपने टीवी में। देखो ये आपका ग्वाटेमाला है, ये बेलीज है, ये 1 मिनट, ये है आपका आलू साल्वडोर है, ये होंडारूस है, होंडरास, होंडुरास, ये निकारागुआ है, ये कोस्टा रिका है, ये पनामा है, ये पनामा नहर इस इधर इस देश में, यहाँ पनामा नहर, ठीक है। और ये देखो जमैका कंट्री, ये वेस्ट इंडीज के जो कंट्री है ना, देश है जहाँ क्रिकेट विकेट के लिए फेमस है, ये सुना होगा ना नाम आप लोगों ने। ये बहामास है, ये क्यूबा है, ये हेती है, ये डोमिनिका है, और ये छोटे छोटे देखो ये देखो, हेती हो गया आपका, ये डोमिनिका रिपब्लिक हो गया, प्यूर्टो रिको हो गया, ये वर्जिन आइलैंड हो गया, ये अंगु अनगुइला आइलैंड हो गया, एंटीगुआ बारबुडा हो गया, सेंट किट्स नेविस हो गया, ये डोमिनिका हो गया, ये छोटे छोटे देश है, ये सेंट लुइसा हो गया, बारबाडोस हो गया, ये ग्रेनेडा हो गया, त्रिनिडाद टोबैगो हो गया, ये अरूबा हो गया, नीदरलैंड एंटिलिस हो गया, ये सब द्वीप है। ये समझ आ गया ना कितने द्वीप है ये सब। वेस्ट इंडीज की टीम में आपने नाम सुनते रहो होंगे ना, वो जमैका से है, वो कहाँ से है, वो कहाँ, ये सब इसी में है वो सब द्वीप। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ये जो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली कोई। ये बहामास है, ये जमैका है, क्यूबा है, ठीक है। समझ आ गया ना कंट्री की लोकेशन और सिचुएशन क्या क्या, कौन कौन से द्वीप की। कोई डाउट किसी को? इनको लिख लीजिएगा, और मतलब एक याद होना चाहिए आपको भाई कौन सा, बस थोड़ा क्लियर हो बस, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये बताइए ये कौन सी खाड़ी है ये वाली? बे, ये गल्फ मैक्सिको की खाड़ी है, करेक्ट, थैंक यू, ये मैक्सिको की खाड़ी है। और ये कौन सा सी है ये बताओ, ये वाला, ये कैरेबियन सागर है इधर, ये इधर, ये कैरेबियन सागर है ना, ठीक है। ये कौन सी खाड़ी है बताइए, ये गल्फ मतलब खाड़ी है, बे को जो बताइए। हडसन, यस गुड। ये मैप भी रखा करिए आप अपने सामने, एटलस हो या कोई भी आपका मैप लगा हो तो आप उस पर भी देखते रहा करिए। और ये कौन सी है? यस कैलिफोर्निया, गुड, यस गुड, एक्सीलेंट। और ये इधर भी है ना कोई के खाड़ी, कौन सी है? सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ना इधर, ठीक है ना इधर, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो समझ आया। और ये कौन सी है, ये कौन सी इधर, ये गल्फ ऑफ अलास्का,
तो मतलब उस लोग के उसके हिसाब से उसका नाम है ना। और यहाँ कौन सा सागर है यहाँ? ये कौन सा सागर है बताइए? इधर ये लेब्राडोर। गुड, एक्सीलेंट। ये लेब्राडोर का सागर है। ठीक है, ठीक है। यही है मेन मेन खाड़ी और सागर इसमें। ठीक, आगे बढ़े अब। ये हो गया आपका, ये हो गया। रिवीजन भी कर लेंगे, एक बार पढ़िए, एक बार थोड़ा आइडिया लगे आप लोगों को। ये देखिए मेक्सिको हो गया, बेलीज हो गया। आप इनका नक्शा बना लीजिएगा प्लीज़, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। बेलीज हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, अल्ब साल्वाडोर हो गया, होंडुरास हो गया, होंडुरास, निकारागुआ हो गया, कोस्टारिका हो गया, पनामा हो गया। ये पनामा नहर इधर ही है ये। तो समझ आ गया, क्लियर है? कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ें। ये बताइए, बताइए, बोलिए। यस, ओके, गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू। अब यस है ना, ठीक है। ऐसे किसी को भी अगर जानकारी है, देखो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से यहाँ बच्चे हैं, तो किसी को भी अगर कोई भी जानकारी है आप शेयर कर सकते हो। मतलब वेलकम है आप लोगों का। बोलिए, उससे आपकी क्या बोलने की झिझक है वो कम होगी, आप बोलना सीखोगे उस चीज़ से। ठीक है, देखिए ये पूरा नक्शा ये बेफर्ट सागर है, ये ऊपर ये गल्फ ऑफ अलास्का है, ये लेब्राडोर सी है, हडसन बे है ये, और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, कैरिबियन सी है, बेरिंग से सागर है, ये एशिया आ गया इधर। तो ये समझ आ गया आपके? तो देखो ये बताइए, अब भौतिक दृष्टिकोण से फिजिकल एरिया के कितने भागों में बांटा गया है? देखो इसको, ये देखो, एक तो हो गया आपका माउंटेन, पर्वत। ये कोई मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता, ये तो क्या भौगोलिक की जो लोकेशन होती है, भौगोलिक स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, ताकि आसान रहे, डिवाइड करते हैं हम। एक तो हो गया माउंटेन वेस्ट, तो आपका ये पूरा इलाका, ये तो पर्वत हो गया। ये पर्वत श्रृंखला है ना, कार्डिलेरा। कार्डिलेरा होता है कई पर्वत श्रृंखलाओं का समूह। तो पश्चिम वेस्टर्न कार्डिलेरा है, जैसे रॉकी है, सियरा न्यूडा है, सियरा माद्रे, कई सारी पर्वत, ये अलास्का रेंज है, ब्रुस्क रेंज है, ये कोस्ट कोस्ट रेंज है, ये कास्केड है, ये कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। तो कार्डिलेरा है, कार्डिलेरा मतलब, कार्डिलेरा का मीनिंग हो कई सारी जो पर्वत रेंज है, माउंटेन रेंज, उनका ग्रुप। ये आपका वो हो गया। एक हो गया ग्रेट प्लेन, महान मैदान। तो कौन सा ग्रास लैंड है इधर बताइए? प्रेरीज। तो यस, तो वो टेम्परेट है या वो ट्रॉपिकल है, मतलब शीतोष्ण है या उष्ण है? हाँ, यस, टेम्परेट, शीतोष्ण। यस, ओके, शीतोष्ण घास का मैदान है। ये कौन सी ये माउंटेन हो गया ये आपका कोस्टल प्लेन हो गया, इधर तटीय क्षेत्र हो गया। ये कनाडियन शिल्ड हो गई ये है इसका, ये कैरिबियन इलाका है, ये मध्य अमेरिका। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर समझ में आया थोड़ा बहुत? इसका फिजिकल स्ट्रक्चर एक तो आपको हो गया माउंटेन वेस्ट, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है, ये कार्डिलेरा है, वेस्टर्न कार्डिलेरा। तो ये है, देखो ये ये मैकेंजे माउंटेन है, ब्रुक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, रॉकी पर्वत है, कास्केड रेंज है, कोस्टल रेंज है, और ये आपका सियरा माद्रे ओसिडेंटल मतलब पश्चिमी, और ये सियरा माद्रे ओरिएंटल में पूर्वी पर्वत। तो इसके पूर्वी भाग में इसको, इसलिए इसको ओरिएंटल कहते हैं, और पश्चिम भाग में उसको ओसिडेंटल कहते हैं। ये आपका प्लेसियन है, ये देखिए ये लेब्राडोर प्रायद्वीप है, ये कनाडियन शिल्ड है पूरी। ये मैदानी क्षेत्र है आपका पूरा। ठीक है, समझ आ गया आपके?
तो आपके पश्चिमी भाग है तो माउंट है जी, इसका पश्चिमी भाग है, पर्वत है। ये दिख रहा है ना पूरा आप लोगों को? समझ आ रहा है? ये कोलंबिया प्लेट है, ये कोलोराडो प्लेट है, पठार प्लेट्यू प्लेट्यू। ठीक है। अब आपका आ गया कोस्ट, ग्रेट प्लेन्स। तो ग्रेट प्लेन ये है, देखो आपको बीच का जो पार्ट है ना, ये देखिए आप, 1 मिनट रुकिए। कोई भी कंफ्यूजन हो बात बोलिए आप, मैं आराम से डिस्कस करें, कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर समझ में आना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा बताइए। देखो ग्रेट प्लेन है ये पूरा, ये समझ आया? अब है कनाडियन, कनाडियन सिल्ड। तो ये कनाडा है, और ये पूरा इलाका है कनाडा का, ये वाला ये पूरा इलाका, ये सब है ना पूरा, ये कनाडियन सिल्ड कहा जाता है। ये कनाडियन सिल्ड। अब है आपका वेरिड, द वेरिड ईस्टर्न रीजन। वेरिड मतलब विविधताओं से, डिफरेंट डिफरेंट वो। इसमें देखो आपका अपलेसियन पर्वत भी है, ये पूर्वी मैदान भी है, ये कोस्टल खाड़ी में, ये जो खाड़ी, ये मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको को बगल वाला मैदान, ये पूरा ये मैदान और पर्वत दोनों का समूह है ये। और कैरेबियन, कैरेबियन ये पूरा इलाका है, ये कैरेबियन आ गया ना, ये कैरेबियन सागर वाला इलाका, ये पर्वत तो है, ये तो पर्वत श्रृंखला का भाग है पूरा, ये पर्वत यहाँ से लेके यहाँ तक है। समझ आ गया यार? कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आगे बढ़े फिर। अब देखो वेस्टर्न रीजन। तो वेस्टर्न रीजन क्या है? ये नवीन यंग माउंटेन आर फाउंड इन वेस्ट, यंग माउंटेन पाए जाते हैं इसमें। द मोस्ट फेमिलियर ऑफ दीज माउंटेन आर रॉकीज। सबसे फेमस जिसमें माउंटेन है जो आपको पश्चिमी पर्वतमाला, कौन सा है? रॉकी पर्वतमाला। ये देखिए, ये देखिए रॉकी पर्वत है ना, ये वाला ये यहाँ से आता है, ये वाला, ये रॉकी पर्वतमाला है ये। समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट? बताइए, कोई डाउट हो तो आगे बढ़े। रॉकी स्ट्रेच फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा टू यूएन। ये आपकी ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, इधर इधर कनाडा का इधर, और वहाँ से न्यू मैक्सिको एक राज्य है अमेरिका का, वहाँ तक फैला हुआ है ये। ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर, ब्रिटिश कोलंबिया इधर कनाडा का एक प्रांत है, वहाँ से लेकर न्यू मैक्सिको एक अमेरिका का एक प्रांत है, वहाँ तक फैला हुआ है ये। द रॉकी माउंटेन आर पार्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंज नोन एज कोर्डिलेरा का, वो कार्डिलेरा। ये कार्डिलेरा क्या होता है? कार्डिलेरा क्या होता है? जो कई सारे पर्वत श्रेणियाँ होती है ना, सीरीज होती है, माउंटेन उनका समूह होता है, मतलब जो पैरेलल होती है। जैसे यहाँ देखो कई सारी पर्वत श्रेणियाँ, जैसे कास्केड रेंज है आपकी, ये इधर ये है, सियरा माद्रे है ये, और ये सियरा निवेदा है यहाँ, ये मैकेंजी रेंज है, अलास्का रेंज है, ये कोस्टल रेंज है। तो बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनकी ये श्रृंखला है ना, तो वो है कार्डिलेरा का समूह होता है कई सारी पर्वत श्रेणी को। तो रॉकी पर्वतमाला भी उन्हीं का हिस्सा है ना। कार्डिलेरा इज ए लॉन्ग सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज। ये क्या, कई सारी जो पर्वत श्रेणियाँ होती है उनका एक समूह होता है जो पैरेलल होती है। यद्यपि जो कार्डिलेरा कई जगह स्थित है, समूह समानांतर हिमालय में भी स्थित है, कई जगह स्थित है, बट ये जो
मेस यहाँ ज़्यादा है, मतलब इतनी पर्वत श्रेणी एक साथ कहीं भी नहीं, तो ये कार्डिलेरा काफ़ी फेमस है, मतलब ठीक है। तो कार्डिलेरा इंडिकेट मेसी माउंटेन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये कार्डिलेरा कनाडा से लेकर ये पनामा स्थल संधि है ना, इसमस, इसको देखिए मैं टी और एस साइलेंट है, मतलब इसमस बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमस, इसमस ऑफ पनामा, मतलब जो स्थल संधि है यहाँ तक फैला हुआ है ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो ये है ना पर्वत है इधर यहाँ तक। तो स्थल संधि जैसे स्ट्रेट क्या होती है, जो 2 वाटर एरिया को मिलाती है, वैसे ही क्या होती है ना स्थल संधि, भूमि की वह पतली पट्टी होती है जो बड़ी राशियों को अलग करती है, 2 भूभागों को जोड़ती है, मतलब जैसे पनामा भू मरु भूस्थल मध्य, भूमरु मध्य, इस टाइप से भूस्थल ये। तो समझ आ गया ये 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 तो पनामा नहर तो बाद में बनाई गई नहीं, 2 सागरों को अलग कर रही है ना ये पार्ट है पूरा, इसको कहें इसमस, स्थल डमरू मध्य या भू डमरू मध्य, ऐसा कुछ। समझ आया? हेलो, क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो बताइए। मतलब ये कनाडा से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है पूरी पर्वत, ये पूरा कार्डिलेरा है ना यहाँ तक, ये पनामा तक, यहाँ आगे बढ़े। ठीक, ओके। तो कोई भी समझ में नहीं आ रही कोई चीज़ बोल सकते हो, पूछ सकते हो, बस अभी ये नहीं होना चाहिए आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा तो वो गलत है, तो समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये सिएरा निवेदा, नेवेदा, ये कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है, मतलब कंट्री अमेरिका है और राज्य उसका अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है ये। ठीक है, और ये देखिए आप, ये कौन सी है ये वाली, ये कौन सी है, सिएरा माद्रे ओसिडेंटल, मतलब सिएरा माद्रे पश्चिमी, और ये सिएरा माद्रे ओरिएंटल, मतलब पूर्वी, और ये सिएरा माद्रे डल सुर, ये डेल सुर, ये समझ आ रहा है? क्लियर, कोई डाउट? ठीक है ना? ये यू काटन, बताइए। इस सिएरा माद्रे ये पर्वत का नाम है, ओसिडेंटल मतलब पश्चिम, वेस्टर्न साइड किसको ओसिडेंटल मतलब पश्चिमी, और सिएरा माद्रे ओरिएंटल मतलब पूर्वी। ये पर्वत, ये दोनों अलग अलग पर्वत है, ये सिएरा माद्रे पश्चिमी है, वेस्टर्न है, ओरिएंटल मतलब पूर्वी, ईस्टर्न। क्लियर? ओरिएंटल का मतलब पूर्वी होता है ना, हिंदी में ईस्टर्न होता है, और ओसिडेंटल का मतलब वेस्टर्न, पश्चिमी। क्लियर, कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? ये आपकी कास्केड रेंज है ये आपके ये रॉकी माउंटेन हो गया, ये देखिए कास्केड रेंज,
और कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन्स है, इनके बीच में जो कोलंबिया प्लेट है, ये देखिए प्लेट, ठीक है। और ये सियरा नेवेदा हो गया आपका, ये सियरा नेवेदा, और ये रॉकी पर्वत, इनके बीच कोलोराडो कोलोराडो प्लेट है, ये कोलोराडो प्लेट, ठीक है। समझ आया? ये आपका ग्रेट प्लेन है या कोई, ये अपलेशियन पर्वत है, ये कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान। ये एडवर्ड प्लेट है यहाँ छोटी सी, ये ओजार प्लेट भी है यहाँ छोटा सा। क्लियर? इसमें कोई समस्या, कोई डाउट? इतना समझ आ गया ना, पर्वतों की लोकेशन पता लग गई आपको? काफी हद तक मतलब क्लियर हो गया ना, पर्वत कौन कौन से माउंटेन है अमेरिका में? एक मिनट, देखो ये कनाडा में आपका एक ब्रुक्स रेंज है ऊपर की तरफ, ये मैकेंजी रेंज माउंटेन्स है ये यहाँ, और ये अलास्का रेंज है। समझ आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का तो बताइए, आगे बढ़े। देखो सिएरा माद्रे माद्रे माउंटेन सिस्टम इज पार्ट ऑफ कार्डिलेरा। तो ये आपका सिएरा माद्रे है, ये देखो, ये कहाँ गया वो मैप में, ये देखिए दिख रहा है ना, सिएरा माद्रे मेक्सिको में फैला हुआ है ना। ये भी कार्डिलेरा का ही भाग है। सिएरा माद्रे स्ट्रेच फ्रॉम साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स टू होंडुरास तक फैला हुआ है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये आपके अमेरिका का, ये साउथ में, ये अमेरिका का पार्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट है, इधर से लेकर ये होंडर कंट्री है ना, ये देखो यहाँ तक फैले हुए हैं, ये होंडुरास तक। क्लियर? समझ आ गया? ये सिएरा जो माद्रे है ना, इसमें क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटियाँ भी होती है, मैनी हाई वोल्केनिक वोल्केनोज। तो ये मेक्सिको जो पार्ट है, क्योंकि ये वो रिंग ऑफ फायर है, प्रशांत महासागर के कोस्टल एरिया, ये तो रिंग ऑफ फायर का भाग है जो अग्निवलय कहा जाता है। तो ये तो वोल्केनो तो होना ही होना है ना इधर, तो वोल्केनो, कई सारे वोल्केनो है इधर, ठीक है। तो ये वोल्केनिक माउंटेन रेंज है ना, ये ग्वाटामेला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, और ये सब है ना, ये सब ये पार्ट है कार्डिलेरा के। ये देखिए आप, ये सब पूरे इसमें पर्वत श्रृंखला फैल, देखो ये आप, ये देखो ये पर्वत यहाँ भी है ना, ये पूरे देखो पर्वत है, छोटी छोटी चोटियाँ हैं, देखो ये सब, ये सेंट्रल अमेरिका में सभी देशों में फैले हुए हैं ना। ये देखो इनमें सब में पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। देखो ये कंट्रियों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ठीक है। ये आपका ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, अल साल्वाडोर, कोस्टारिका, पनामा, ये सब आने चाहिए आपसे, ठीक है। इनके बारे में आपको एक बार मैप में, एक मेक्सिको ही है, इधर कोलंबिया। कोलंबिया कौन सी कॉन्टिनेंट का पार्ट है? कोलंबिया कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये? यस, गुड, एक्सीलेंट। तो वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, जो भूकंप और ज्वालामुखी इस क्षेत्र में आकर फ्रिक्वेंटली, मतलब कंटिन्यू आते रहते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी की वजह से ये जो इलाका है, ये कंट्रीब्यूट टू रिच एंड फर्टाइल सोइल। तो ज्वालामुखी से अगर फर्टाइल, उससे क्या है, कई सारे जो खनिज, जो मिनरल्स होते हैं पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, उससे क्या है, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है ना वहाँ की। जैसे आपके
ये डक्कन प्लेटू है, इसकी मिट्टी क्यों उपजाऊ बताइए? जो ब्लैक सोइल है इसका निर्माण कैसे हुआ बताइए? यस, उससे अंदर से जो खनिज है, मिनरल्स निकलते थे, वो धीरे धीरे वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गए और वो फिर खेती के लिए काफी उपयोगी रहते हैं ना। जैसे ब्लैक सोइल है, ब्लैक सोइल कैसे बनी हुई है बताइए? यस, वोल्केनिक उससे। तो देख ठीक है। इसके अलावा देखो ये यंग माउंटेन कास्केड रेंज ऑफ यूएस स्टेट ऑफ वानसीगटन, कहाँ पाए कास्केड रेंज बताइए इसमें? ये ना कास्केड रेंज, ये देखो ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर? हाँ यस यस, रॉकीज तो देखो ये है, देखो ये पूरा है रॉकीज ये। हाँ यस, केस कास्केड और रॉकीज के बीच में कोलंबिया प्लेटू है ये। देखिए कास्केड और रॉकीज, देखो ये, एक मिनट, ये कास्केड और इसके रॉकीज के बीच में कोलंबिया प्लेट, ये रॉकीज हो गया आपका, एक कास्केड हो गया। और ये कोलोराडो का पठार, ये कौन कौन से उसके बीच पड़ता है बताइए? आपकी सियरा निवेदा इनके बीच पड़ेगा ना ये, इधर सियरा निवेदा ना इधर। नहीं नहीं नहीं, सियरा निवेदा माद्रे तो नीचे से, रॉकीज ही है ना यहाँ तक, माद्रे तो काफी नीचे है ना, ये देखो ये तो सियरा माद्रे तो काफी नीचे है ना, ये तो रॉकीज ही है ना यहाँ तक, तो ये सियरा माद्रे तो नीचे है ना काफी, ये तो यहीं पर रह गया ना ये तो। ये तो देखो ये सियरा माद्रे ओरिएंटल है, सियरा ये दिया है, सियरा निवेदा इधर है। एक मिनट दोबारा से, देखो ये रॉकी जी है ना, ये सियरा कोलोराडो, ये सियरा, ये तो नीचे है ना काफी, तो इधर है ना ये, तो ये इधर ही, ठीक है ठीक। माउंटेन इंक्लूड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट क्यों पाए जाते हैं यहाँ बताइए? इस इलाके में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल क्यों नहीं पाए जाते बताओ? हाँ बिल्कुल नहीं आती, तो उसका रीजन, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रॉपिकल एरिया में स्थित है ना, वो सॉरी टेम्परेट जोन में स्थित है नहीं है। तो फिर बताइए, अगर टेम्परेट में तो टेम्परेट ही वन मिलेंगे, यहाँ ट्रॉपिकल में होता है ट्रॉपिकल मिलते हैं। ठीक है, देखो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट रिसीव एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन बिटवीन 250 प्रिसिपिटेशन है वर्षा 254 से 50, मतलब वर्षा काफ़ी अच्छी होती है इधर, ठीक है इस इलाके में। तो क्लियर, किसी को कोई डाउट समझ आ गया ना इतना? बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, समझ आ गया? गुड। ये देखो, अगर आप आराम आराम पढ़ते रहे ना मेरे साथ साथ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ मेरे रैंक आ जाएगी आप लोगों को यूपीएससी में। बस आप मेहनत करते रहो, मेरा फुल सपोर्ट है आप लोगों को। यार मेरे पास क्या जॉब होता है तो मैं जितना टाइम दे सकता हूँ ना, मैं बहुत वर्क रहता है, मैं सुबह 9:30 से ऑफिस जाता हूँ, तो शाम को मतलब पेन उठाने की हिम्मत भी नहीं, मतलब पूरा, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप लोग भी तो कर सकते हो। तो आप भी 9 बजे से जो कॉलेज जाते हो वो बात अलग है, सुबह 9 बजे से लेकर पढ़ते रहो आप, मतलब शाम को 12 बजे, 11 में भी 11-12 बजे से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस शरीर को, जैसा आप बनाओ वैसा ही हो जाता है, मतलब
मैं खुद आज ऑफिस से आया हूँ 7:30 बजे, खाना भी खाया और मैंने ये पूरा मटेरियल भी तभी बनाया आने के बाद। ये पूरा जो मटेरियल आज का जो कंटेंट है मैंने घर आने के बाद 8 बजे बनाना चालू किया, विद इन 1 आवर उसको पढ़ा भी है, बनाया भी है, पूरा कंप्लीट। जब मैं कर सकता हूँ यार, आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप मेहनत करिए, मतलब खूब पढ़ा करिए, खूब पढ़ा करिए, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। बस कम पढ़ो, रिवीजन पे फोकस रखो, सिलेक्शन हो गया ना तो लाइफ बदल जाएगी, बहुत आराम से ज़िंदगी कटेगी। मज़ा आता है नौकरी करने का यार, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ऑफिसर बन के नौकरी करोगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, आपके हाथ में पावर भी रहेगी। पावर सेंस ये नहीं कि मेरा किसी से दुरुपयोग, आपके पास पावर ये रहेगी आप कई लोगों के लिए वर्क कर सकते हो। मतलब बड़ी खुशी होती है यार वर्क। अब जब आपके हाथ में पावर ही नहीं रहेगी, कोई मतलब ही नहीं है ना। बस वही नॉर्मल काम, बाबूगिरी का काम करके क्या फ़ायदा। मैं नौकरी कोई भी बुरी नहीं होती, मैं किसी का, बट यार आपको मौका है तो आप अच्छा करो। नहीं, 4-5 साल आपके पास, आपको आपके घर वालों ने मौका दिया था, आप पढ़िए, मेहनत करिए। और जो बच्चे रेगुलर रहते हैं ना क्लास में, मैं गारंटी से दे सकता हूँ कि उनका सिलेक्शन होगा। आप देख लीजिएगा, भले जब 1-2 साल बाद या लिस्ट आएगी ना यूपीएससी की, उन बच्चों का सिलेक्शन होना ही होना है। मैं स्टाम्प लिख दूँ भले ही, जो रेगुलर रहते हैं। क्यों? तो इसलिए आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, फुल सपोर्ट है मेरा। मुझे देखो यार, आप लोग पढ़ते हो तभी मैं रेगुलर रह पाता, वही तो मेरे लिए वो एक प्रेरक का काम करती है वो चीज़ें। तो आप लोग पढ़ोगे, इंटरेस्टेड रहोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा निश्चित रूप से। एक तो लंबी रेस है, देखो यूपीएससी की एग्ज़ाम। कोई सोचे कि मैं 1 दिन पढ़ लूँ, 2 दिन पढ़ लूँ, 1 महीने पढ़ लूँ, तो नहीं हो पाएगा। 6 महीने पढ़ लूँ, नहीं हो पाएगा कम से कम। नहीं तो आपको 2-3 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से, मतलब तभी हो पाएगा। बिल्कुल एक स्ट्रेट, कोई की रणनीति, किसी की रणनीति में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लिया करिए आप कि भाई कितना टाइम किसको देना है, जीके के लिए क्या पढ़ना है। पर कन्फ्यूजन नहीं होना, गलत मत करना। मतलब आप बेसिक पढ़िए, ऑप्शनल पढ़िए, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इन पे फोकस करिए। ये नहीं कि आप अखबार को लेकर 5 घंटे बैठ जाइए, उससे सिलेक्शन नहीं होना। आप अपने ऑप्शनल पढ़िए और बेसिक जो बुक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको पढ़िए, मतलब वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। करंट के लिए 1-1.5 घंटा काफ़ी है, सफिशियंट है। पहले आपको बेसिक तो पता हो। अखबार के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैगजीन में सफिशियंट आ जाता है। पहले आप अपना बेसिक पढ़िए, ऑप्शनल पढ़िए, ये कर लो। फिर आप उसके बाद, और लिखने का भी ये है कि 2-2 3-3 क्वेश्चन लिखते रहिए। लिखो तभी जब आपको याद हो, बिना याद करे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेहनत करिए, इसका परिणाम मिलेगा आपको। मेरी बातें याद आएगी आपको 3 साल बाद। टाइम में यूं ही निकल जाता है हमारे जीवन के, भैया 32-33 साल ही निकल गए, आज तक पता ही नहीं लगा। इसलिए बाद में एहसास होता है कि यार उस टाइम पढ़ लेते, ये कर देते, वो कर देते, जब जॉब लगती है ना जब। तो प्लीज़ अपने टाइम को बचाइए। और मैं चाहता हूँ 21-22 साल की एज में आप आईएएस बनिए, तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुँचोगे। मतलब स्टेट के चीफ सेक्रेटरी कब बनते हैं? जो 22-23 साल में बनते हैं आईएएस। ठीक है। और बिल्कुल कभी भी फ़ोन करो आप, मेरे आप लोगों के लिए कोई मना नहीं है किसी को भी। किसी को कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो वो बताइए, किसी को बुक्स के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो वो बताइए, किसी को कोई भी परेशानी हो, और भी कहीं भी कोई, कहीं भी बाहर कोई परेशानी हो, कोई भी परेशान करे, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं समाधान करूँगा। बट आप पढ़िए, मतलब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी रहो आप, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको दिक्कत है तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करो, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। बट पढ़ना है आप लोग, मेरी एक ही अपेक्षा, आप पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, और सिस्टम के लिए, देश के लिए अच्छा काम करो। बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस। ठीक है, पर देखो मेहनत करनी पड़ेगी तभी मतलब है। नहीं तो देखो, मेरी तो चली रही है नौकरी, मेरा तो काम है पढ़ाना और बोलना, तो मेरा तो चलता रहेगा। तो मेरा कहना यही है कि रेगुलर रहो, पढ़ाई करो, बस। ठीक है। और आप एक परिवार का हिस्सा हो मेरे, तो बिल्कुल मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, पर मेहनत करो ना, रेगुलर रहो, गलत संगत में मत रहो, नैतिक रूप से ठीक रहो। मतलब एक मोरल है, जो आपका घर वालों का आपके ऊपर ट्रस्ट है उसको मत तोड़ो। क्योंकि आजकल आपको पता है ना, कितने दो लोग, कोई पता नहीं, दोस्त ने दोस्त का मर्डर कर दिया, लड़के ने लड़की, तो आपस में मतलब किसका मर्डर कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ट्रस्ट मत करो लोगों के ऊपर, क्योंकि आज के ज़माने में दुनिया 99% लोग स्वार्थी रहते हैं। मतलब अपने काम के लिए आपसे कांटेक्ट रखेंगे। प्लीज़ अवेयर रहिए, लोगों को पहचानना सीखिए कि लोग कैसे होते हैं। तो ये आपकी कला होनी चाहिए। हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि लोग ट्रस्ट करने लायक ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखो, क्योंकि आज के संस्कृति, इसलिए प्लीज़ अवेयर, मतलब बात सबसे करिए,
बट आपके पर्सनल जीवन में किसी को एंटर मत करें, मतलब प्रवेश होने का मौका मत दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारा डेली का काम, हम तो जॉब में इतने लोगों से बात होती है मेरी, तो मैं तो क्या है, इसलिए आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्योंकि हमारे ऑफिस में 17,000 पेंशनर है, तो मैं लोगों से विभिन्न भांति भांति के लोग आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ, ठीक है। इसलिए प्लीज़, ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो ये जो इलाका है इसमें मरुस्थल भी हैं। देखो ये जो इलाका है ना आपका, ये पर्वतीय क्षेत्र, ये जो ये कार्डिलेरा वाला, इसमें देखो मरुस्थल कौन कौन से हैं, देखिए आप। एक तो है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है। एक है कोलर, ये आपका, ये तो पठार हो गया, कोलोराडो का पठार। ये आपका मोजेव डेजर्ट, ये एक सोनेरेन का डेजर्ट हो गया। और ये मेक्सिको में है, ये आपका ये आहुआन रेगिस्तान। ये देखो 3 मेजर डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सोनेरेन, मोजेव, ये और ये, ठीक है। तो ये अमेरिका के दक्षिण पश्चिम है और नॉर्थ नदर्न मेक्सिको में है। ये मेक्सिको वाला इलाका हो गया आपका, और ये अमेरिका वाला इलाका हो गया। ये क्या माउंटेन के उधर दीज आर दी लार्ज डेजर्ट आर लोकेटेड इन द रेन शेडो। रेन शेडो मतलब क्या होता है बताइए, हिंदी में वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, मतलब इसको बताइए क्या होता है ये। जैसे रेन शेडो का मतलब ये कि इधर पर्वत है मान लो, और इधर भी पर्वत है, ये तो दोनों तरफ ही ये इलाका है, ये तो कहलाएगा, ये हो गया ये इलाका, ये रेन शेडो वृष्टि छाया क्षेत्र। इस इलाके में पौने नहीं पहुंचेगी ना दोनों साइड से ही, इधर से या इधर से। ये जैसे माउंटेन, माउंटेन के मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब ये है कि जैसे कोई भी, एक तो होता है वाइंड वार्ड पवना विमुख, और एक होता है पवना विमुख, मतलब तो वो जो दूसरी जो जहाँ वर्षा की जो वर्षा वाली जो रेन वो पौने होती है ना, वो पहुंच नहीं पाते हैं, उसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे हिमालय के जो अपना इंडिया की तरफ वाला पार्ट है वो तो है, उसमें तो बारिश, उसके बैक साइड वाला पार्ट है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के ले जाएगा, रेन शेडो, मतलब वो बारिश के बादल ही, बारिश कम होती है उस इलाके में, मतलब तो ये इधर की साइड का, तो ये तो डायरेक्ट ये रेन शेडो एरिया में स्थित है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है ना, यहाँ ब्लॉक ब्लॉक मतलब रोकते हैं, प्रिसिपिटेशन को रोकते हैं। जैसे आपका तिब्बत के पठार में बारिश क्यों नहीं हो पाती, या मतलब क्यों, क्योंकि वहाँ बादल ही नहीं पहुँच पाते, हिमालय रोक लेता है ना उनको पहले ही, ठीक है। तो ये आपका ये सोनेरन डेजर्ट, ये कोस्ट रेंज है यहाँ, उसके कोस्ट रेंज में मोजेव इज द शेडो ऑफ सियरा नेवेदा, ये मोजेव है, सियरा नेवेदा है इधर, सियरा नेवेदा वो है ना पर्वत इधर। ये मोजेव डेजर्ट है, ये सियरा नेवेदा पर्वत है ना, तो इसके इसका रेंज शेडो में आ गया ना ये। और ये जो आपका चीहू हाउआन रेगिस्तान ये है, ये सियरा इधर आपका सियरा माद्रे ओसिडेंटल हो गई, और इधर आपका सियरा माद्रे ओरिएंटल हो गई, पश्चिमी और पूर्वी। समझ आ गया। और ये इन दोनों वर्ड का मीनिंग पता लग गया ना, ओसिडेंटल ओरिएंटल क्या होता है। ओसिडेंटल मतलब पश्चिमी, और ओरिएंटल मतलब पूर्वी, मतलब सियरा माद्रे पूर्वी और सियरा माद्रे पश्चिमी। आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो अब आपका आता है ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, ये मैप दिख रहा है ना आपको, देखिए ये हो गया आपका अमेरिका हो गया, यूएस, मेक्सिको हो गया, और ये कनाडा हो गया। ये ग्रेट प्लेन है, ये पूरा आपका मध्यवर्ती मैदान है। देखो ये, देखो ये आपका इधर देखो, ये दिख रहा नहीं आपको येलो कलर में, ये पूरा ग्रेट प्लेन है आपका ये, ठीक है।
ये क्लियर होगा। ग्रेट प्लेन कौन सा ग्रास लैंड है इधर? प्रेरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्रेट प्लेन लाइज इन द मिडिल ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ये आपका कॉन्टिनेंट है, इसके मिडिल में है ना ये पूरा। ओके, आगे बढ़ते। डीप रिच सोयल ब्लैंकेट्स लार्ज एरिया ऑफ प्लेन इन कर, मतलब इसमें डीप रिच मतलब गहरी और रिच मतलब सोयल, ब्लैंकेट होता है ना कंबल से ढका हुआ, वैसे ये ब्लैंकेट मतलब एक डीप गहरी और मृदा मतलब रिच मतलब खनिज तत्वों से संपन्न मृदा उससे ढका हुआ है इसका मतलब पूरा है। लार्ज एरिया ऑफ प्लेन इन कनाडा एंड यूएस। क्या है? तो ये क्या है? ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, विश्व की वो उत्तरी अमेरिका की रोटी की टोकरी क्यों कहा जाता है इसको? ब्रेड बास्केट। हाँ, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा में बड़ी मात्रा में होता है इधर, जो गेहूं का प्रोडक्ट, क्योंकि देखो इधर भाई क्या नाम, आप क्यों होता है गेहूं का प्रोडक्शन, बताइए इधर, बताइए। देखो यार, बढ़िया, देखो मैदान है, आपके स्टेपिज मैदान है, तो गेहूं का प्रोडक्शन, ग्राउंड जमीन है, पानी वर्षा ठीक ठीक हो जाती है। जब घास के लिए जो क्षेत्र अनुकूल रहेगा, जैसे पंपास ग्रास लैंड है, या आपका पंपास देख लीजिए, आप स्टेपिज देख लीजिए, प्रेरीज देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स देख लीजिए, बेल्ट देख लीजिए, सभी घास भूमियाँ हैं। तो जहाँ घास पैदा हो सकती है तो गेहूँ भी तो घास टाइप की प्रजाति है, तो गेहूँ का प्रोडक्शन भी हो सकता है वहाँ तो आराम से। अब आप मान लो, जैसे आप रेन फॉरेस्ट एरिया में गेहूं का प्रोडक्शन कर सकते हो, बताइए मुझे, बताइए। कोई रेन फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ गेहूं का प्रोडक्शन नहीं हो सकता ना। यस, तो ये इलाका है ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड है तो गेहूं भी एक ग्रास टाइप का ही है ना। तो उसके अगर ग्रास के लिए अनुकूल मतलब वो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहाँ, और टेम्परेचर भी है, और उसके लिए सोइल भी है, तो अगर उस टाइप का टेम्परेचर और मृदा है, मतलब तापमान और मृदा, सोइल और टेम्परेचर, तो फिर आराम से गेहूं का प्रोडक्शन भी हो सकता है। और बिल्कुल प्लेन एरिया है ये, और गेहूं के लिए क्या चाहिए? प्लेन एरिया चाहिए ना, इसलिए प्लेन एरिया है। क्लाइमेट वो मतलब सर्दी भी है, गर्मी भी है, हॉट भी है, कोल्ड भी है, तो उसी मतलब जो परिस्थिति जो गेहूं के लिए आवश्यक है उतनी मिलती है यहाँ, इसलिए ये क्या है, जैसे आप स्टेपीज देख लो, प्रेरीज देख लो, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की देख लो, जो वेल्ड देख लो, जितने भी मतलब ये ग्रास लैंड है, ये क्या है, ये पंपास है आपका अर्जेंटीना का और उधर, तो ये ग्रास लैंड के ब्रेड बास्केट है, रोटी की टोकरी है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में गेहूं का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? कोई डाउट? समझ आ गया? हेलो, कोई डाउट हो तो बताइए, बोलिए। जब तक आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ा नहीं जाएगा, तो बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, तभी आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है, एक मिनट। द रीजन फीड्स ए लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब बड़े क्योंकि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का प्रोडक्शन होता है, तो आपूर्ति करता है, ठीक है, फीड मतलब खाना खिलाना टाइप। द ग्रेट प्लेन्स आर आल्सो होम टू रिच डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, या पर्याप्त मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं इधर इस इलाके में, ठीक। क्लियर? द ग्रास लैंड ऑफ प्रेरी रीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन मेक अप द लार्जेस्ट बायोम इन नॉर्थ अमेरिका। ये बायोम भी है ना, प्रेरी, आपने बायोम पढ़े होंगे ना। अब देखो, आप ये पढ़ रहे हो ना, अब आप जब भी आप इसके बाद जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, आप ये क्लाइमेटिक रीजन पढ़ोगे, आप बायोम पढ़ोगे, तो इतना मज़ा आएगा ना आपको पढ़ने, क्योंकि आपको जो फिजिकल नदी, पर्वत, ये क्या नाम, माउंटेन, ग्राउंड मतलब प्लेटू है, ये सब रिवर है, लेक, ये सब क्लियर रहेगी आपकी, तो आपको चीज़ें याद रहेगी, तो आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक बार पढ़ने में चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
तो द ग्रास लैंड और प्रेरी रीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन मेक अप द लार्जेस्ट बायोम, नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट बायोम है। तो एक्सट्रीम वेदर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ लार्ज प्लांट्स, यहाँ क्या सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, गेहूं का प्रोडक्शन तभी होता है जब मौसम गर्मी पड़ने स्टार्ट होती है, मतलब थोड़ा बसंत ऋतु के बाद जब, क्योंकि ये एक्सट्रीम, तो यहाँ के बड़े पौधे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ क्या सर्दी पड़ती है, मतलब तो पेड़ पौधे डेवलप नहीं हो पाते यहाँ, मतलब यहाँ जो मेनली क्या है ग्रास से उत्पन्न हो पाती है, बर्फ जब बर्फ पिघलती है उसके बाद ग्रास का ही वो मतलब ग्रास ही डेवलप हो पाती है। ठीक है। क्लियर? हेलो। तो नेटिव ग्रास है, आगे जो ग्रास है जो मूलतः वो 2 मीटर तक उसकी लंबाई होती है, और नेटिव ग्रास इन ओनली 20 से 25 सेंटीमीटर की छोटी ग्रास, मतलब 2 से लेके 20 से 25 सेंटीमीटर से लेके 2 तक होती है, मतलब ठीक है। और यहाँ एनिमल पाए जाते हैं बाइसन, प्रेरी डॉग और ग्रास ओपर्स, ये जानवर इसमें मतलब ये वो मिलते हैं यहाँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े? ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुड। एक कनाडियन सिल्ड है, ये पूरा इलाका नहीं दिख रहा है ना आपको, ये पिंक पिंक टाइप का है, गुलाबी टाइप का, ये पूरा इलाका, ये कौन सा इलाका है? कनाडियन सिल्ड बोला जाता है इसको। ठीक है, सिल्ड मतलब ये होता है ना, ये क्या नाम, कोई पठारी टाइप की भूमि को ही सिल्ड कहा जाता है। सिल्ड एक में देखते हैं सिल्ड का कोई एग्जैक्ट मीनिंग होगा तो, SHIL सिल्ड मीनिंग। सिल्ड मतलब यार देखो इसका जो मीनिंग आ रहा है वो तो ये धातु की लकड़ी है, ढाल मतलब, तो सील्ड मतलब जो रक्षा करता है वो सील्ड, वैसे कोई इसका मीनिंग, सील्ड वर्ड तो मेनली जो रक्षा करने के लिए, सील्ड मतलब होता है ना कि सील्ड मतलब रक्षा रक्षा कवच टाइप का, इस टाइप का। कनाडियन सील्ड ऐसा चाहिए। ओके, देखो इसमें ये इसलिए कहा जाता है, देखो कनाडियन सील्ड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स शेप विच रिसेंबल इन एन एशियंट सील्ड, जो एशियन सील्ड होती थी ना, जो रक्षा कवच होता था, उसके आकार का ही है, मतलब वो रक्षा कवच होता था ना वैसा वाला होता था ये, देखो वो इस टाइप का होता था ना रक्षा कवच, इस टाइप का वो लगा होता था, इस टाइप का, ऐसा मतलब ऐसा इस टाइप का होता था ना वो। तो ये कना इसका आकार ये भी इसी टाइप की आकृति बनी हुई है, इसलिए इसको कनाडियन सील्ड कहा जाता है। क्लियर? हाँ बताइए बताइए, बोलिए। हाँ बताइए। यस यस, मान लो उनका वो क्योंकि इस टाइप, ओके करेक्ट, ठीक। तो समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? गुड। देखो 15 लोगों ने मतलब दो एक तो ये 12-13 लोगों ने आपने ज्वाइन किया था, और आज मतलब वो पढ़ रही है, अच्छी बात है, मतलब अच्छा लगता है, मतलब ये रेगुलर रहोगे तो आगे बढ़े। तो कनाडियन सिल्ड समझ आ गया ना? देखो कनाडियन सिल्ड इज रेज्ड, मतलब कनाडियन सिल्ड एक ऊंचा रेज्ड मतलब थोड़ा ऊंचा है ये, मतलब मैं ग्राउंड नहीं है। देखो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए,
ये समुद्र तल से देखो, ये आप समुद्र तल से ऊंचा है ना, ये देखो ये तो ज़्यादा ही ऊंचा है। ये आपका मैदान है, ये समुद्र, ये कलर के हिसाब से ये भी थोड़ा मतलब इसकी हाइट है समुद्र तल लेवल लेवल। बट ये वो नहीं है, पर्वत नहीं है, प्लेट ही है मतलब, ठीक है। इसके प्लेट का प्लेट ये क्या है, बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेट मतलब बिल्कुल समतल प्लेट, मतलब बिल्कुल समतल टाइप का होता है ना, वैसा प्लेट है ये मतलब। तो ये क्या है, ईस्टर्न सेंट्रल नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा में ये फैला हुआ है ये, ठीक है। ये कनाडा में फैला हुआ है ना पूरा, ये देखिए आप। आ रहा है समझ में, कनाडा में फैला हुआ है ना पूरा, ये देखिए ये, ठीक है। एक को फिर आगे बढ़ते हैं, तो Canadian shield is characteristic by a rocky landscape, hooked by a astounding number of lake। ये क्या, बड़ी संख्या में मतलब ये चारों तरफ झीलों से, इसमें झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो कितनी झीलें हैं मतलब इस इलाके में, देखिए आप, छोटी छोटी कितनी लेक है दिख रही होगी ना, कितनी सारी लेक है मतलब ये। देखो आप इस में कितनी कितनी सारी झीलें लेक दिख रही है ना आपको, छोटी 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 कितनी झीलें दिख रही है, आप लोग देखिए। बड़ी मतलब कितनी झीलें हैं मतलब इस इलाके में, बड़ी मात्रा में है झीलों की संख्या है, ठीक है। तो टुंड्रा स्ट्रेचिंग अलोंग द नदर्न बॉर्डर ऑफ अलास्का कनाडा, हडसन बाई। तो ये कनाडियन शील्ड में देखो कौन कौन से बायोम है। एक तो टुंड्रा और एक टेगा बायोम दोनों पाए जाते हैं। नहीं आपके, ये तो टुंड्रा हो गया और ये टेगा हो गया। ये बिंदु वाला तो कौन सा बायोम है ये आपका, ये वाला ही है, टेगा शंकुधारी वन। और टुंड्रा, ये टुंड्रा पाया जाता है ऊपर, ठीक है। देखो द कनाडियन शील्ड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। देखो ये प्राकृतिक संसाधनों से, एक तो इसमें देख मिनरल्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मिनरल्स वन और फ्रेश वाटर। देखो आपके जो रहे ये होते हैं बोरियल फॉरेस्ट, टेगा फॉरेस्ट, बताओ ये लकड़ी के लिए बहुत काम के है ना ये, क्योंकि इनकी जो लकड़ी, इनके पेड़ काफ़ी लंबाई में काफ़ी बड़े होते हैं ना, तो इनकी लकड़ी काफ़ी वो होती है ना, यूजफुल। तो ये जो क्षेत्र है ना कनाडा, ये कनाडियन शील्ड, ये आपका आपके खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, आपके वनों के लिए फेमस है, फ्रेश वाटर। तो ये देखो कितनी सारी झीलें हैं, उसमें कितनी सारी लेक हैं। माइनिंग बिगन, वो बिगन इन द रीजन इन द मिड 19th सेंचुरी एंड वाज की टू कनाडा। जो कनाडा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, कनाडा का जो आर्थिक विकास हुआ है, उसका जो सबसे मेन रीजन है ना, इस क्षेत्र का जो खनिज मिनरल्स है ना, उनका जो मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य से उनका जो खनन स्टार्ट हुआ। और उसी की वजह से देखो अमेरिका और कनाडा के डेवलप होने के लिए वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। बताइए आपके वहाँ की भौगोलिक स्थिति, अगर अमेरिका और कनाडा में खनिज ना मिले, पानी ना हो, तो कैसे डेवलप हो पाए बताओ। वहाँ पर्याप्त मात्रा में कोयला भी है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल भी है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में एग्रीकल्चर लैंड भी है। और वहाँ देखो सबसे बड़ी बात ये है कि देखो आपने देखा है ना, देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ है, अमेरिका सपोर्ट करता है। यूरोप, लड़ाई यूरोपीय कंट्रियों में होती है। अमेरिका के लिए, अमेरिका के आसपास दो ही देश है, कनाडा और वो मेक्सिको, तो उसकी किसी से लड़ाई नहीं होती। तो फिर वो नुकसान, अगर मान लो कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध, अब यूरोपीय कंट्री तो क्या डेवलप होते हैं बर्बाद हो जाते हैं, डेवलप होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। अभी जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, इससे कितना नुकसान हो रहा है बताइए। अमेरिका को और कनाडा को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो उनकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो दुनिया से, दुनिया के लोगों मतलब विश्व में इन्वॉल्व रहे हैं, पर डायरेक्ट वो किसी मतलब उनका तो किसी से आमना सामना नहीं हुआ ना लड़ाई में। तो अमेरिका का इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है मतलब। अब आपके यार आसपास ये भारत है, कितने बाउंड्री सीमा विवाद चल रहे हैं, कितनी समस्याएं हैं मतलब। तो एक देश का एक बड़ा संसाधन तो उन्हीं में वेस्ट मतलब बर्बाद हो जाता है ना। तो ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है अमेरिका को और कनाडा इन देशों को मतलब।
ठीक है। टुंड्रा इज वेयर लो टेम्परेचर कम रहता ही है, और ये प्रिसिपिटेशन में बारिश भी कम होती है। वो पौधों की, अगर आपका तापमान भी कम रहेगा और क्या नाम बारिश भी कम होगी तो पौधे डेवलप नहीं हो पाएंगे ना। टुंड्रा इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? सोइल दैट इज फ्रोजन, जो मृदा है ना जो जम जाती है ना बर्फ के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है। द परमा the permafrost keep moisture near the soil surface, promoting vegetation growth even in extreme arctic condition of tundra। जो परमाफ्रॉस्ट क्या होती है? ये सोइल दैट फ्रोजन टू, ये क्या होता है ना, जो इसमें क्या होती है कि आपको जम जाती तो मृदा में वो नमी की मात्रा बनी रहती है ना बर्फ की वजह से, मतलब। हेलो। जैसे आपका बर्फ है, मतलब वो जमी है, तो वहाँ थोड़ी बहुत नमी आपके बर्फ की वजह से, मान लो बर्फ नहीं होगी तो वहाँ नमी, बिल्कुल बर्फ की वजह से थोड़ी बहुत नमी रहती है ना सोयल सरफेस में। हाँ। एक तो बिल्कुल कोई मान लो बर्फ भी नहीं है, पहाड़ है, बट वो मिट्टी है, मिट्टी की जगह अगर पहाड़ मतलब वो होगी पथरीली, मतलब वो होंगे क्या क्या, तो वहाँ तो नमी, पर ये मृदा है, मृदा की वजह से जमती तो वहाँ क्या नमी तो रहती है, बर्फ है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो वेजिटेशन मतलब ग्रो हो पाती, थोड़ी बहुत घास वास थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मतलब वो उगाती है, मतलब ड्यूरिंग द समर जब वो क्या पिघलती है ना, ड्यूरिंग द समर दैट दिस टॉप लेयर ऑफ सोयल था लेस देन 10 ओनली, ठीक है, डाउन फॉर्मिंग न्यूमेरिक। चलो, तो ये क्या होता है ना, जब ये क्या पिघलती है बर्फ पर, तो वो नमी की मात्रा रहती है, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत लाइक वो घास वास टाइप की कुछ लाइकेन है, मोसेस है, एल्गी टाइप की डेवलप हो जाती है। इसके अलावा कुछ कोई मतलब वहाँ वनस्पति नहीं उग पाती, मतलब। ठीक है। ये है इधर की जो लाइकेन है, मोसेस है, एल्गी है, ये सब इस टाइप की कोई घास वास छोटी छोटी, मतलब छिछले वाटर में, और दे प्रोवाइड फूड फॉर, ये कैरूबू है, मस्क का है, इनके लिए वहाँ के जानवर पाए जाते हैं, उनके लिए ये खाने के लिए सोर्स हो, एक वो ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो ये भी है, आप इनको क्या करना, डायग्राम है, आप वेट करेंगे टाइम लगा, आप ना गूगल खोल के देख लीजिएगा अपने हिसाब से ना, तो आपको एल्गी क्या है, मोसेस क्या है, लाइकेन क्या, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ये तो वैसे पढ़ चुके हैं अपन, वैसे ही जो बायो जियोग्राफी में, वो क्या ना एनवायरमेंटल जियोग्राफी में आपके वो एनवायरमेंट में है, और ठीक है, ये आपका हो ही गया। ये ईस्टर्न रीजन रह गया ना आपका, तो ईस्टर्न रीजन में क्या आता है, एक तो आपका ये प्लेसियन, ये प्लेसियन है ना, ये प्लेसियन माउंटेन देखो, ये देखो प्लेसियन पर्वत है ना ये, और ये आपका ये कोस्टल मैदान इलाका है, तटीय मैदान है पूरा आपका। ये कौन सा प्रायद्वीप है ये बताओ? पेनिनसुलर, पेनिनसुलर है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है ना, फ्लोरिडा है ना ये। तो ये क्या होता है पेनिनसुलर? पेनिनसुलर मतलब होता है कि जो मतलब ये लैंड का वो इलाका है जो 3 साइड से मतलब उससे जल से गिरा होता है, उसको कहते हैं पेनिनसुलर प्रायद्वीप, पेनिनसुलर। ठीक है। तो देखो ये ईस्टर्न रीजन है, आप देखिए इसमें, 1 मिनट प्लीज। ये तो एक मैदान हो गया, अटलांटिक प्लेन हो गया, और ये गल्फ, ये मेक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मेक्सिको है ये, तो इसका इलाका है, ये इसका मैदान है, तटीय क्षेत्र, ये अटलांटिक प्लेन हो गया, ये देखिए आपका ये,
अटलांटिक प्लेन हो गया, और ये हो गया आपका अप्लेशियन माउंटेन। ठीक है, तो ये वेरिड मतलब, वेरिड का मतलब वेरिएड मतलब विविध कई प्रकार के डिफरेंट टाइप के रीजन, तो इसमें मैदान भी है, पर्वत भी है, तो अप्लेशियन माउंटेन और अटलांटिक कोस्टल प्लेन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये ओल्डर, ये जैसे आपकी ये आपके रावली ओल्ड रेंज है ना, वैसे ही आपका अप्लेशियन भी ओल्ड रेंज है। ये ईस्ट कोस्ट है ना, कनाडा और इनके इधर फैली हुई है ये। ठीक है, ये देखो आपकी कनाडा में भी फैली हुई है और अमेरिका में भी फैली हुई है, ये देखो अप्लेशियन माउंटेन। समझ आ गया? ओके गुड। तो अटलांटिक कोस्ट, ये जो अटलांटिक कोस्टल प्लेन है ना, ये इसमें देखो रिवर भी है, दलदल भी है, वेटलैंड रीजन रीजन भी है। जैसे आपका देखो, आपका इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वेटलैंड है, जैसे चिल्का लेक वेटलैंड आ गई। जैसे आपका रिवर भी, जो नदी गिरती है समुद्र, वो भी है। मार्स दलदली भूमि भी है, जो डेल्टा रीजन में दलदली भूमि पाई जाती है ना, तो ये बिल्कुल माउंटेन टुवर्ड्स सैंडी। ठीक है, स्टॉप माउंटेन टुवर्ड्स सैंडी बीच। जो ये बीच मतलब जानते हो ना आप, बीच क्या होता है, जो रेतीले सैंडी मतलब रेतीले बीच, तटीय क्षेत्रों में जो रेत पाई जाती है उसके रिगार्डिंग है ये मतलब। ठीक है, ये अटलांटिक कोस्ट, तो तटीय क्षेत्र के बारे में बता। ठीक है, वेटलैंड एरिया ए बायोम ऑफ ईस्टर्न रीजन कंसिस्ट ऑफ ए एरिया ऑफ लैंड हुज सोइल इज सेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या होती है, मतलब जितनी उसकी सोखने की क्षमता होती है ना पानी को, उतना पानी रहता है, और वो पानी ऊपर आता रहता है, वो दलदली टाइप की भूमि हो जाती है मतलब। ठीक है, तो उसको दलदली वो कहते हैं मतलब। वेटलैंड तो जानते हो ना आप क्या होती है वेटलैंड? हाँ, मतलब जिसमें क्या पानी, जितनी सोखने की क्षमता होती है ना, उतना पानी उपलब्ध रहता है, उस वजह से वहाँ बिल्कुल दलदल टाइप का हो जाता है मतलब। हाँ बिल्कुल, जैसे आपकी मतलब आप क्या ना 8 घंटे पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, और आप 8 घंटे पढ़ ली, तो वो होता है सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब संतृप्त अवस्था, मतलब जितने आपको चाहिए उतना आपको मिल चाहिए। आपको चाहिए 100 रुपये की आपको आवश्यकता है, आपके पास 100 रुपये, आपको संतृप्त हो गए मतलब इस टाइप से सेचुरेशन मतलब। ठीक है, जितनी नीड है उतना। ठीक है, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब, जैसे मान लो ट्रेन में यार 100 लोग बैठ सकते हैं, तो 100 लोग बैठ गए तो सेचुरेशन लेवल आ गया उसका। ठीक है, द फ्लोरिडा एवरग्लांड्स इज लार्जेस्ट। ये देखो, ये फ्लोरिडा है, ये देखो आपका ये फ्लोरिडा है, ये देखो ये, एक मिनट, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है ये। ठीक है, पेनिनसुला ये वाला, ये ये इसका, एक 1 मिनट रुकिए, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये वाला पूरा, ये जो यहाँ ना, यहाँ ये इधर ये देखो, ये लिखा हुआ ना एवरग्लांड नेशनल पार्क, ये तो वेटलैंड ही है ये अमेरिका की सबसे, फ्लोरिडा एवरग्लैंड्स इज द लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कवरिंग मोर देन 11,137 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सदर्न फ्लोरिडा। ये आपका फ्लोरिडा का दक्षिणी पार्ट है, उसमें है ये मतलब। ये क्या है, एवरग्लैंड्स इज ए बायोलॉजिकली डाइवर्स रीजन, और कई सारे इकोसिस्टम है इसमें मतलब। ठीक है, ये क्योंकि तटीय क्षेत्र है, अब तटीय क्षेत्र रहेगा तो डाइवर्सिटी तो रहेगी ना इधर। तो क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ये देखिए आपका, अब अगला आपका लास्ट वाला कौन सा बचा है, कैरेबियन रीजन। तो आपके कैरेबियन सागर है, ये पूरा कैरेबियन सागर है, और ये आपका पूरा कैरेबियन रीजन का आ जाता है। ये देखो, ये फिलो, ये है ना, ये आप कौन सी वो वेटलैंड है यहाँ, अभी बताया ना, एवर ग्लैड्स ग्लाड्स एवर ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लाड्स ऐसा कुछ नाम है। देखो, ये बताइए ये युकाटन चैनल है, तो युकाटन पे प्रायद्वीप, ये देखो ये युकाटन प्रायद्वीप है, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप हो गया, ये युकाटन।
एक 1 मिनट। युकाटन पेनिनसुलर है ना, ये वाला, ये 1 मिनट, ये वाला ये है ना, ठीक है। युकाटन पेनिनसुलर, तो फिर उसी के पास में ये हो गया युकाटन चैनल, हो गया आपका युकाटन बेसिन, हो गया ये हो गया आपका, ये पनामा नहर हो गई यहाँ इधर। और देखो ये पूरे द्वीप देख लिए, बहामास है, ये फ्लोरिडा जल संधि, स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गई, ये आपका क्यूबा हो गया, ये आपका कौन सा, ये कौन सा द्वीप है ये आपका जमैका हो गया, ये हैती है ना। हैती, करेक्ट, ठीक है। और ये और दो ये दो और ये आइस सॉरी, 1 मिनट, डोमिनिकन हैती रिपब्लिक। और डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, दो कंट्रियों का ये हैती भी है, डोमिनिकन रिपब्लिक। ये प्यूर्टो रिको हो गया। और ये पहले वाले मैप में देख लीजिएगा, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है ना, ठीक है। कैरिबियन रीजन इज इंक्लूड मोर देन 7,000 से ज़्यादा द्वीप है, द्वीप्स है के, ठीक है। रीजन इज आइलैंड्स आर स्मॉलर इन आइसलैंड्स एंड वेरी, मतलब ये छोटे छोटे द्वीप हैं, और सब उनकी टोपोग्राफी भी डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं रेत है, कहीं समतल है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, किसी में माउंटेन है, किसी में वोल्केनो है, किसी रग्ड है, मतलब जो थोड़ा मतलब जो अपरदन से बने हुए इस टाइप के। तो कोरल रीफ एंड के, ये क्या इसका मीनिंग क्या होता है, के सिवाय, ये भी रीफ ही होता है, इसका भी होता है, इसका मीनिंग है के का, लो बैंक और रीफ ऑफ कोरल रॉक्स और सैंड स्पेशली ऑन द स्पेनिश अमेरिका, मतलब ये है। अच्छा, ये डिसलैंड्स का मतलब क्या होता है? हैं? ये डिसलैंड्स क्या है? ये नहीं, फर्स्ट फर्स्ट टाइम आइलैंड जो बोलते हैं ना, स्टेट्स। ये भी द्वीपों से रिलेटेड, यही शायद ये स्पेनिश भाषा का कुछ शब्द, स्मॉल आइलैंड कहते हैं इसको, बहुत छोटा द्वीप, उपद्वीप, आइलेट, आइलेट, आइलेट मतलब छोटा द्वीप, स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉल आइलैंड, ठीक है। और ये भी एक, ये कोरल रीफ के रिगार्डिंग ये केव भी है ना, केस, ये देखो वाई और इसमें ये केव भी, इसका भी मीनिंग आई स्मॉल आइलैंड ही टाइप ही है कुछ। अंग्रेजी शब्द के, स्पेनिश शब्द कैसे आया, ये टेनो शब्द कैसे आया, ये इसका अर्थ है छोटा द्वीप, ठीक है। तो ये कोरल रीफ है, ये कोरल रीफ से ये कैरिबियन ऑफ द कैरिबियन सी आर अमंग द मोस्ट स्पेक्टेकुलर, मतलब देखने लायक है ना, मतलब स्पेक्टेकुलर मतलब जिसका देख, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा हिंदी में, स्पेक्टेकुलर, बहुत शानदार, भव्य मतलब, ठीक है। स्पेक्टाकुलर, ठीक है, बहुत ही शानदार भव्य होता है ना, कोई इमारत इतनी स्पेक्टाकुलर, मतलब देखने में बहुत शानदार है, बहुत अच्छी, मतलब ठीक है। अमेजिंग एस्टोनिशिंग, एस्टाउंड, तो ब्रेक, ब्रेक टेकिंग, डेयरिंग, मतलब बिल्कुल अमेजिंग टाइप की वैसा मीनिंग, ठीक है। ये होगा ये कोरल, और ये देख लिए तो अदर आर फाउंड ऑफ, ठीक है। तो ये मेनली देखो द्वीपों के लिए, कोरल के लिए, और अपनी भव्य तो सुंदरता, वो द्वीपीय क्षेत्र होंगे, आइलैंड होगा, तो एक अपने आप में सुंदर तो रहेंगे ही रहेंगे ना। और उनका बीच वगैरह वगैरह, जैसे आप अंडमान जाओ, अंडमान निकोबार जाओगे, तो अंडमान निकोबार में तो बिल्कुल वही है ना।
तो बताइए, समझ आया आज कुछ? यस सर। अमेरिका पूरा क्लियर हो गया ना, नॉर्थ अमेरिका आपको मतलब? यस सर। तो अब देखो, कल अपन पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी नदी बहती है, कौन कौन सी लेक है, कौन कौन से प्लेट है, उनकी थोड़ी विशेषता है, कौन कौन सी चोटियां हैं। एक तो देखो, एक तो हो गई आपकी रिवर हो गई है ना, दूसरे हो गए प्लेट्स हो गए, इनके विशेषताएं, करेक्ट, प्लेट हो गए। एक हो गए पीक्स हो गई, एक आइलैंड्स हो गए। इनके अलावा बताओ, कुछ पढ़ना हो इसमें तो बताओ, क्योंकि जब वो मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, वो तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ा ही दूंगा। और इसके जो मेन मेन तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया में कौन कौन से सिटी है, तो ये है मेरे साथ। आपको लगे तो बताओ, आपको आपके हिसाब से क्या क्या और ऐड करना चाहिए, बताइए। तो यही सब है इम्पोर्टेंट। हाँ, यही है, देखो ज़्यादा आपको बेसिक पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है, इतना सफिशियंट है मेरे हिसाब से मतलब। 1 मिनट रुकिए।